हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे मामा भांजाएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अधोसंरचना का थर्ड लेक्चर। इससे पहले मैंने आप लोगों को अधोसंरचना के 2 लेक्चर कंप्लीट करवा दिए थे। आज थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे वायु परिवहन। अब मध्य प्रदेश में वायु परिवहन की शुरुआत किस प्रकार से की गई थी और कहाँ की गई थी उसके बारे में जानेंगे। तो वायु परिवहन अधोसंरचना का एक महत्वपूर्ण भाग है। जैसे मैंने आप लोगों को सड़क परिवहन जो कि एक महत्वपूर्ण भाग हो गया अधोसंरचना का, रेल परिवहन भी एक महत्वपूर्ण भाग हो गया, उसी प्रकार से जो वायु परिवहन है वो भी अधोसंरचना का एक महत्वपूर्ण भाग हो गया है, जो तीव्र परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराता है, जो क्या है जल्दी एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर पहुंचाने में कम समय लगता है। जैसे मान लेते हैं अपन 1 घंटा जहाँ हमें ट्रेन से या फिर बस से जाने में लगता है तो ये हमें आधे घंटे में पहुंचा देता है ना। तो क्या है कि वायु परिवहन अधोसंरचना का एक महत्वपूर्ण भाग है जो सबसे तीव्र परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराता है। अब इसकी शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश में कब की गई? तो इसकी शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश में 26 जुलाई 1948 को की गई थी, जो कि कहां से कहां तक की गई थी? इंदौर से ग्वालियर के लिए की गई थी। तो हमारे मध्य प्रदेश में वायु परिवहन की शुरुआत की गई थी 26 जुलाई 1948 को। और ये कहां से कहां तक थी? तो इंदौर से कहां पर की गई थी? ग्वालियर के लिए, इंदौर से ग्वालियर के लिए। तो वायु परिवहन की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश में 26 जुलाई 1948 को की गई थी। और ये कहां से कहां तक की गई थी? तो इंदौर से ग्वालियर के लिए की गई थी। और ये जो राज्य में वायु परिवहन की शुरुआत कब से की जा रही है? तो ये स्वतंत्रता के पश्चात से ही हमारे राज्य में वायु परिवहन अधोसंरचना का विकास किया जा रहा है। और ये बता दिया मैंने 48 में हमारे मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वायु परिवहन की शुरुआत की गई थी, जो इंदौर और ग्वालियर के लिए वायु परिवहन की शुरुआत की गई थी। अब इसके लिए महत्वपूर्ण जो हवाई अड्डे भी हमारे यहाँ पर, ये एरोप्लेन है। 5 एयरपोर्ट है हमारे यहाँ पर जो कि संचालित है। ऐसे वर्तमान में देखा जाए तो हमारे यहाँ एयरपोर्ट कितने हैं? 8 है। हमारे मध्य प्रदेश में 8 एयरपोर्ट है, जिसमें से 5 संचालित है, जिसमें से 5 ऐसे एयरपोर्ट है जो कि अभी संचालन में है, अर्थात उन्हें अभी इस प्रकार से क्या है वायु परिवहन की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। परंतु 3 ऐसे एयरपोर्ट है जो हमें अभी सुविधा प्रदान नहीं कर रहे। तो 3 कौन कौन से हो गए? सतना, पन्ना और खंडवा। ये जो 3 एयरपोर्ट है जो हमें सुविधा अभी प्रदान नहीं कर रहे हैं, कौन से हो गए? सतना, पन्ना और खंडवा। तो याद रखना, वर्तमान में एयरपोर्ट कितने हैं? 8 है, परंतु संचालित एयरपोर्ट कितने हैं? तो 5 है। तो 5 एयरपोर्ट संचालित कौन से हैं वो पढ़ेंगे, और 3 जो संचालित नहीं है वो कौन से हो गए? सतना, पन्ना और खंडवा। ये 3 एयरपोर्ट क्या है? संचालन में अभी नहीं है। अब पढ़ते 5 एयरपोर्ट जो संचालित है। तो वो 5 एयरपोर्ट कौन कौन से संचालित है? तो पहला हो गया देवी अहिल्याबाई। देवी अहिल्याबाई आप नाम लोगे तो आपको नाम याद आएगा इंदौर। जब आप देवी अहिल्याबाई का नाम लोगे तो आपको क्या नाम याद आएगा? इंदौर। तो ये पहला एयरपोर्ट कहाँ हो गया? इंदौर में। फिर दूसरा आता है राजा भोज। राजा भोज कहाँ पर है? भोपाल में है। राजा भोज कहाँ से संबंधित है? भोपाल से संबंधित है, इसीलिए क्या किया है इसको? राजा भोज कहाँ पर एयरपोर्ट है? तो ये भोपाल में है। उसी प्रकार से विजया राजे सिंधिया है जो कहाँ पर है? ग्वालियर से संबंधित है। रानी दुर्गावती है, जबलपुर से संबंधित है। फिर राजा छत्रसाल है, वो कहाँ के संबंधित है? खजुराहो से संबंधित है। तो 2 मैंने आप लोगों को बताया, देवी अहिल्याबाई ये कहाँ पर है? इंदौर में। दूसरा राजा भोज ये कहाँ पर है? भोपाल में है। और 3 और कौन से हैं? चलो मैं आप लोगों को यही बता देती हूँ। तीसरा रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये हो गया जबलपुर में। जब आप रानी दुर्गावती का नाम लोगे तो आपको जो माइंड में आएगा, जो दिमाग में जो जिला आएगा वो कौन सा आएगा? जबलपुर आ गया। फिर ये हो गया तीसरा। अब चौथा कौन सा है? तो राजमाता विजया राजे सिंधिया। तो सिंधिया वंश कहाँ से संबंधित था? ग्वालियर से, इसलिए वहां पर ग्वालियर जो राजमाता विजया राजे सिंधिया जो एयरपोर्ट है। फिर आता है 5वां राजा छत्रसाल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये है खजुराहो में। कहाँ पर है? खजुराहो में। तो ये आगे लिखा हुआ है, मैं आपको बता रही सिर्फ 5। तो 5 हमारे यहाँ पर एयरपोर्ट है जो कि संचालित है। पहला हो गया देवी अहिल्याबाई होलकर जो कहाँ पर है? इंदौर से संबंधित है, इंदौर में है एयरपोर्ट। फिर आता है राजा भोज जो कि भोपाल में है। रानी दुर्गावती कहाँ पर है? तो ये है एयरपोर्ट जबलपुर में है। फिर राजमाता विजया राजे सिंधिया ये कहाँ पर है? ग्वालियर से संबंधित है, या ग्वालियर में एयरपोर्ट संचालित हो रहा है। फिर आता है राजा भोज
राजा छत्रसाल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये हो गया खजुराहो में। तो ये 5 एयरपोर्ट है जो कि संचालित है, और गैर संचालित मैंने आप लोगों को बता दिया, सतना, पन्ना और खंडवा है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को ये वाली स्लाइड में। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ये वाली संचालित। मैंने आप लोगों को ये बता दिया, विजया राजे सिंधिया बता, जो कि कहाँ पर है? ग्वालियर से संबंधित है, इसलिए क्या आ गया? ये ग्वालियर में एयरपोर्ट है। फिर आता है रानी दुर्गावती एयरपोर्ट, ये जबलपुर में है, और छत्रसाल एयरपोर्ट कहाँ पर है? खजुराहो में है। ठीक है। फिर क्या होता है? राज्य के अंतर्गत 2 एयरपोर्ट ऐसे हैं, मैंने 5 एयरपोर्ट जो है संचालित है वो मैंने बताया आप लोगों को, परंतु ये 5 एयरपोर्ट में से 2 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सुविधा प्रदान करते। अंतर्राष्ट्रीय सुविधा प्रदान करते मान लेते हैं क्या है कि ये एक देश से दूसरे देश भी ले जाते हैं। क्या करते हैं? एक देश से दूसरे देश भी ले जाते हैं। इसमें से कौन सी एयरपोर्ट ऐसे हैं जो क्या करते? अंतर्राष्ट्रीय सुविधा प्रदान करते? तो वो हो गया इंदौर में कौन सा है? देवी अहिल्याबाई होलकर है। भोपाल में कौन सा है? तो भोपाल में क्या बताओगे? राजा भोज और होलकर जो रानी दुर्गावती जो एयरपोर्ट है इंदौर और भोपाल का, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन की सेवा प्रदान करते हैं। तो याद रखना 5 हमारे यहाँ पर संचालित एयरपोर्ट है, 3 गैर संचालित है, वर्तमान में 8 एयरपोर्ट है। उसमें से 2 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो हमें अंतर्राष्ट्रीय सुविधा प्रदान करते। कौन कौन से? एक इंदौर का हो गया और एक भोपाल का हो गया है। फिर आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र के अंतर्गत हवाई पट्टियों के माध्यम से वायु परिवहन की सेवाएं दी जा रही है। क्या कहा कि निजी क्षेत्र मान लेते कि किसी व्यक्ति का है वो निजी है। प्राइवेट मतलब क्या होता है? सभी का। सरकारी होता, प्राइवेट मतलब क्या होता है? निजी मतलब क्या होता है? प्राइवेट होता है। सरकारी सभी का। तो जो निजी क्षेत्र की जो हवाई पट्टियां हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? हवाई पट्टियों के माध्यम से भी वायु परिवहन की सेवा संचालित हो रही है। तो ये निजी क्षेत्र की मान लेते किसी की निजी कंपनी है ना, तो उसने वो क्या करेगा कि उसका माल जो होगा, कच्चा माल होगा जो भी कंपनी में लगता होगा, तो वो अन्य देश में या फिर अन्य देश में कहे या फिर अन्य राज्यों में, अन्य खदानों में क्या करता है? आयात करता है या फिर उसको निर्यात वापस करता है। तो उसके लिए उसने क्या किया है? वायु परिवहन के माध्यम से वो क्या कर रहा है? उसको आदान प्रदान कर रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी फैक्ट्री है जहाँ पर निजी क्षेत्र की हवाई पट्टियाँ संचालित की जा रही है? तो पहली हो गई ग्रेसिम इंडस्ट्री। पहली कौन सी हो गई? ग्रेसिम इंडस्ट्री, जो कहाँ पर है? नागदा कहाँ पर है? उज्जैन में है। तो पहली ऐसी फैक्ट्री हो गई ग्रेसिम इंडस्ट्री जहाँ पर क्या है? स्वयं की निजी क्षेत्र की क्या है? हवाई पट्टियाँ हैं, मतलब वहाँ पर एरोप्लेन इनके माध्यम से, वायु परिवहन के माध्यम से आयात निर्यात किया जाता है। तो निजी क्षेत्र की हवाई पट्टियों में पहला आई है ग्रेसिम इंडस्ट्री, जो कहाँ पर है? जब भोपाल में है, उज्जैन में है, और कहाँ पर है? उज्जैन के नागदा में, जहाँ पर निजी क्षेत्र की हवाई पट्टियाँ स्थित है। फिर आगे आते हैं। फिर आगे वाला आता है ओरिएंटल पेपर मिल। ये कहाँ पर है? शहडोल में। ये वाला कहाँ पर है? ओरिएंटल पेपर मिल ये कहाँ पर है? शहडोल में। यहाँ पर भी क्या है? निजी क्षेत्र की क्या है? निजी क्षेत्र की हवाई पट्टियाँ स्थित है। फिर आता है डायमंड सीमेंट फैक्ट्री, जो कहाँ पर है? दमोह में है। डायमंड सीमेंट फैक्ट्री है, उसमें भी क्या है? निजी क्षेत्र की हवाई पट्टियाँ है। फिर आता है राज्य में वर्तमान में कुल 31 हवाई पट्टियाँ हैं जिनका प्रयोग वायु परिवहन में किया जा रहा है। हमारे राज्य में देखो, हमारे राज्य में निजी क्षेत्र की हवाई पट्टियाँ किसमें? एक तो मैंने आपको ग्रेसिम इंडस्ट्री बताया है जो कि नागदा उज्जैन में है, और दूसरी बताया ओरिएंटल पेपर मिल जो कहाँ पर है? शहडोल में है, और डायमंड सीमेंट फैक्ट्री जो कि दमोह में है। ये 3 फैक्ट्री जहाँ पर निजी क्षेत्र की हवाई पट्टियाँ है। परंतु हमारे मध्य प्रदेश में 31 हवाई पट्टियाँ हैं। हमारे मध्य प्रदेश में कुल 31 हवाई पट्टियाँ हैं जो क्या कर रही है? वायु परिवहन की सुविधा प्रदान कर रही है। आया इतना समझ में? चलो आगे बढ़ते फिर। अब आता है बैंकिंग। ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर ही ऊपर समझाऊंगी, क्यों? जब हम पढ़ेंगे वित्तीय संस्थाएं, पढ़ेंगे उसमें हम बैंक को डिटेल से जानेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं आप लोगों को अधोसंरचना से संबंधित कौन कौन से पॉइंट आते हैं वो आपको मैं यहाँ डिस्कस करवाऊंगी। तो क्या हो गया? बैंकिंग संगठित क्षेत्र की एक प्रणाली है। बैंक क्या है? एक संगठित क्षेत्र की एक प्रणाली है जो लोगों को वित्त की सुविधा उपलब्ध कराती है। वित्त अर्थात पैसे, वित्त की सुविधा उपलब्ध कराती है और उन्हें जमा स्वीकार करती। बैंक क्या कहलाती? तो जमा स्वीकार करती और ऋण प्रदान करती, उसे ही हम बैंक कह रहे हैं। तो ये जो बैंक है, बैंकिंग एक संगठित क्षेत्र की प्रणाली होती है जो लोगों से वित्त की सुविधा उपलब्ध कराती है, अर्थात लोगों को पैसे प्रदान करती है।
उनसे जमा स्वीकार करती है, ऋण प्रदान करती है, उसे तो हम बैंक कहते हैं। बैंक का विस्तार वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देता है। क्या कहा कि बैंक का जो विस्तार, यदि हम बैंकों का विस्तार करेंगे तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। अब समावेशन का मतलब होता है निम्न से निम्न वर्ग तक क्या करना है, इसकी सुविधा प्रदान करना, बैंक की सुविधा प्रदान करना। गांव में ऐसे ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो अभी उनको मतलब उन्होंने बैंक में अकाउंट तक नहीं खुलवाया, क्योंकि अभी वर्तमान में डिजिटल जमाना हो गया है। तो जो भी हम कुछ करेंगे तो वो जैसे हम किसी का फॉर्म डालें हम, या फिर कई पेंशन लेने के लिए जो व्यक्ति है, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, उनको पेंशन दे, तो ये सभी हमें हमारे पैसे कहाँ पर अकाउंट में आते हैं। तो क्या कहा कि ये जो बैंक का यदि हम विस्तार करेंगे तो वित्तीय समावेशन निम्न से निम्न वर्ग तक, ये जो बैंक के बारे में उनको जानकारी प्रदान की जाएगी, जानकारी प्रदान किए जाएंगे तो बैंक में वो अकाउंट खुलवाएंगे, है ना। तो क्या हो गया, इसको बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। जो भी आर्थिक गतिविधियां होगी वो आसानी से हो जाएगी। फिर किसी उद्देश्य से राज्य में बैंक की संरचनाओं में सुधार किया गया और उनका विस्तार किया गया। क्या है, किसी नहीं, इसी उद्देश्य से, इसी उद्देश्य से, उद्देश्य क्या था कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन करना। तो इसी उद्देश्य से क्या किया गया, इसी उद्देश्य से राज्य में बैंक की संरचना में सुधार किया गया और उनका विस्तार किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में कुल बैंकों की संख्या कितनी है, 8,138। क्या कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार देखा जाए तो हमारे राज्य में कुल बैंकों की संख्या है 8,138 बैंक बताई जा रही है। राज्य में बैंकों की संरचनाओं को निम्न बिंदुओं पर देखा गया। अब आगे पढ़ते हैं कि राज्य में बैंक को किस प्रकार से देखा जा रहा है या किस प्रकार से उसकी संरचनाओं में सुधार किया जा रहा है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। बैंक एक संगठित प्रणाली है। बैंक माने क्या होता है, जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना, यही क्या कहलाती, बैंक कहलाती। चलो अब पहला बैंक पढ़ते हैं हम। बैंक से संबंधित सरकार में क्या क्या योजनाएं लाई गई है। ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जब हम बैंक पढ़ेंगे ना, वित्तीय संस्थाएं पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसको किसके द्वारा लाया गया है वो भी पढ़ेंगे, है ना। चलो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मध्य प्रदेश में वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो मध्य प्रदेश में वर्तमान में क्या है, अपनी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इनका संचालन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से किया जा रहा है, जो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इंदौर में है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या करे, वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही साथ इसका संचालन कौन करता है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यहाँ पर इसको हम कहते हैं रीजनल रूरल बैंक। क्या है ये, रीजनल रूरल बैंक। तो इसका संचालन कौन कर रहा, आर, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं आरआरबी, इसका शॉर्ट फॉर्म आर। इसका संचालन कौन कर रहा है, इसका संचालन कौन कर रहा है, एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक किसका संचालन कर रही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका क्या कर रही है, संचालन कर रही है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है इंदौर में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इंदौर में। तो क्या हो गया, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो क्या कर रही है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या कर रही, वर्तमान में सुविधा उपलब्ध करा रही है। और इसका संचालन आरबीआई के द्वारा किया जा रहा है। मतलब इसमें जो भी कुछ लगेगा इसको, है ना, वो कौन करेगा, आरबीआई करेगा, वो सॉरी एसबीआई करेगा। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, इंदौर में है। इतना समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब पढ़ते हैं मध्यांचल बैंक। अब मध्यांचल बैंक क्या होती है, तो इसका नाम लिखो आप, देखो मध्यांचल बैंक है। तो यह राज्य के पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत सेवाएं उपलब्ध करा रही है। क्या कहा, मान लेते अपन मध्य प्रदेश बनाते हैं, ये अपना क्या है, एमपी है। तो ये क्या कह रहा है कि राज्य में, अब मध्यांचल उसका नाम आया, मतलब मध्यांचल मतलब मध्य में स्थित है। तो क्या था, राज्य के पूर्वी, अब इधर आ गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, और इधर हो गया पश्चिम, ये हो गया। तो क्या कहा, राज्य के पूर्वी और उत्तर पूर्वी में। तो क्या है, राज्य का पूर्वी क्षेत्र ये है और उत्तर पूर्वी, तो इधर वाले हिस्से में है ना, ये इधर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हो, इधर उत्तर भी आ गया और इधर पूर्व भी आ गया। तो ये क्या हो गया, उत्तर पूर्व। तो ये राज्य के पूर्व में भी और उत्तर पूर्व क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध करा रही है। और इसका संचालन ये जो मध्यांचल बैंक है, मध्यांचल
मध्यांचल जो बैंक है, बैंक इसका संचालन कौन कर रहा है? बड़ौदा बैंक ऑफ इंडिया। कौन कर रहा है? बड़ौदा बैंक ऑफ इंडिया इसका संचालन कर रही है। साथ ही साथ इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है सागर में। देखो अब सागर जिला कहाँ आता है? इस साइड आता है यहाँ पर सागर जिला। तो ये सागर जिला कौन सा है? उत्तर पूर्वी जिला है ना। सागर जिला कौन सा है? उत्तर पूर्वी जिला है। इसलिए क्या है, जो मध्यांचल बैंक है वो राज्य के पूर्व में और उत्तर पूर्व के क्षेत्र में क्या कर रही है? ये अपनी सुविधा उपलब्ध करा रही है या सुविधाएं प्रदान करा रही है। इसका संचालन करने का काम कौन रहा? बैंक ऑफ बड़ौदा कर रहा है। कौन कर रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा क्या किया जा रहा है? इसका संचालन किया जा रहा है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सागर में है। आपको समझ में आया मध्यांचल बैंक है ना? मध्यांचल बैंक कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में है या पूर्वी क्षेत्र में है। इसका मुख्यालय सागर में है। इसका संचालन कौन कर रहा है? तो इसका संचालन कर रहा है बड़ौदा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये आप इसका देख पा रहे होंगे, इसका लोगो है ना मध्यांचल बैंक का। चलो अब पढ़ते सहकारी बैंक। सहकारी बैंक क्या होते हैं और ये कितने होते हैं? भारत में कुल सहकारी बैंकों की संख्या, देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर ऐसा ये नहीं बता सकती इसकी स्थापना होती जा रही, तो आप इस वाले पॉइंट को ना ज़्यादा आप कह नहीं सकते कि मैं, आप बोलोगे कमेंट करके कि मैं सार्वजनिक बैंक सहकारी बैंक तो इतने हैं, आपने इतने ही बताए, तो ऐसा नहीं। भारत में कुल सहकारी बैंक 32 बैंक है, ये बढ़ते रहते हैं और घटते भी रहते हैं, है ना। तो भारत में कुल सहकारी बैंक है 32 है और राज्य में सहकारी बैंकों का संचालन हो रहा है। भारत में कुल 32 सहकारी बैंक है और हमारे राज्य में भी सहकारी बैंकों का संचालन हो रहा है। ये कौन सी किस स्तर पर होती है? तो इसकी संरचना त्रिस्तरीय होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? त्रिस्तरीय होती है। कौन सी होती है? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय बैंक होती है सहकारी बैंक, जिसमें इसमें राज्य सहकारी बैंक भी आती, जिला सहकारी बैंक भी आती और प्राथमिक सहकारी बैंक भी आती, अर्थात मानो 3 स्तर पर होती है। तो राज्य में सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? 1 है। जिला सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? 38 है। प्राथमिक सहकारी बैंक की कितनी है? तो 5200 है, अर्थात 5200 है। तो भारत में कुल 32 सहकारी बैंक है और हमारे राज्य में भी सहकारी बैंक संचालित हो रहे हैं। तो ये जो सहकारी बैंक है वो त्रिस्तरीय संरचना पर आधारित होता है। पहला राज्य में सहकारी बैंक, दूसरा जिला सहकारी बैंक, तीसरा प्राथमिक सहकारी बैंक। तो जो राज्य सहकारी बैंक है इसकी संख्या कितनी है हमारे यहाँ पर? 1 है। जिला सहकारी बैंक की कितनी है? 38 है। और प्राथमिक सहकारी बैंक की कितनी है? 5200 बैंक है। आया आपको इतना समझ में? चलो आगे बढ़ते फिर। अब पढ़ते वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक वो बैंक होते हैं जो क्या करते हैं? लाभ के उद्देश्य से स्थापित किए जा रहे हैं। मतलब हर बैंक लाभ के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है, परंतु वाणिज्य बैंक के अंतर्गत 3 प्रकार की बैंक आती है। एक होता है सार्वजनिक बैंक, एक होता है निजी क्षेत्र की बैंक और एक होती है विदेशी बैंक। सार्वजनिक बैंक के अंतर्गत क्या आती है? वाणिज्य बैंक के अंतर्गत एक सार्वजनिक बैंक, चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वाणिज्य बैंक के अंतर्गत 3 बैंक आती है। पहली होती है सार्वजनिक बैंक, दूसरी होती है निजी बैंक और तीसरी होती है विदेशी बैंक। तो निजी तो आप समझते होंगे, प्राइवेट बैंक। विदेशी बैंक मतलब जिसका मालिक विदेश में, उसको हम विदेशी बैंक कहते हैं। जब आप बैंक पढ़ोगे उसमें अपन पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि सार्वजनिक बैंक कौन कौन सी आती है। सार्वजनिक बैंक में SBI बैंक भी आता है और बड़ौदा बैंक भी आता है, पंजाब नेशनल बैंक भी आता है। ये सभी सार्वजनिक बैंक के अंतर्गत आते हैं, परंतु यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है तो अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। तो राज्य के अंतर्गत सार्वजनिक बैंकों के साथ साथ निजी क्षेत्र की बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंकों का और कुछ विदेशी बैंक संचालित हो रही है। क्या कहा गया? वाणिज्य बैंक के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया सार्वजनिक बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और विदेशी बैंक आती है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक और कुछ विदेशी बैंकों का संचालन भी हो रहा है। ये उनकी शाखाएं भिन्न जिलों के अंतर्गत स्थापित की गई है। वर्तमान में जो वाणिज्य बैंक है वो कितने हैं? 34 वाणिज्य बैंक आते हैं। वर्तमान में वाणिज्य बैंक कितने हैं? 34 है। आया इतना समझ में आप लोगों को? समझ में आया वाणिज्य बैंक क्या होता है? तो वाणिज्य बैंक का मतलब सीधे से समझ लो अपन, जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना, यही बैंक कहलाती।
तो वाणिज्य बैंक क्या करती है, इनको जो निजी क्षेत्र की बैंक है उनके अंडर उनको काम करवाती है ना। जब अपन पढ़ेंगे ना बैंक तब अच्छे से डिटेल्स से जानेंगे। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में संचार। मध्य प्रदेश में संचार किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश में संचार, अब संचार का मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान। सूचनाओं का क्या करना है, आदान प्रदान। अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको यहाँ से सूचना पहुँचा रही हूँ, है ना। यहाँ से मैं आप लोगों को जो भी बता रही हूँ वो सूचना पहुँचा रही हूँ, आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, संचार। मतलब जहाँ मैं यहाँ से मैं बातें बोल रही हूँ तो आप क्या कर उसको समझ रहे हैं, ये क्या कहलाता है, संचार। या फिर आप उनको सुन रहे हो तो ये संचार कहलाता है। तो क्या कहा कि संचार उसको बोलते हैं जिसमें सूचनाओं का, भावनाओं का, विचारों का विनिमय किया जाता है। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। विनिमय के माध्यम से संचार होता है। माध्यम, अब इसमें माध्यम कौन सा है, मैं आप तक मेरे विचार पहुंचा रही हूँ, ये क्या माध्यम हो गया। जैसे आप YouTube पे आपको मैं बता रही हूँ तो ये क्या हो गया, एक माध्यम हो गया। मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करना। सूचना कौन सी हो सकती है, तो सूचना भी हो सकती है, कोई सी भी सूचना, भावात्मक सूचना भी हो सकती, विचार मेरे आपको मैं बता सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ, जो भी मेरी भावनाएं हैं वो मैं आप लोगों को बताती, आप तक पहुँचाती हूँ, आप मेरे विचार है आपको देती हूँ, मतलब आदान प्रदान करती हूँ, उसको ही हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। तो किसके माध्यम से कर रही हूँ, मैं आपको YouTube के माध्यम से कर रही हूँ, है ना, यही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। तो अपनी भावनाओं, विचारों और सूचनाओं का संचार, आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता। अब हम मध्य प्रदेश में संचार सेवाएं किस प्रकार से प्रारंभ की गई उसके बारे में जानेंगे। तो मध्य प्रदेश में संचार सेवा का प्रारंभ 1 अप्रैल 1962 को हुआ था। हमारे मध्य प्रदेश में संचार सेवा का प्रारंभ कब हुआ था, तो आप क्या कहोगे, 1 अप्रैल 1962 को हुआ था। 1 अप्रैल 1962 को हमारे मध्य प्रदेश में संचार सेवा का प्रारंभ हुआ था। तो मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 1962 को मध्य प्रदेश में संचार सेवा का प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में संचार सेवा का प्रारंभ 1 अप्रैल 1962 को हुआ था और डाक तार परिमंडल के रूप में इसे स्थापित किया गया था। क्या कर रहे हैं, जब मध्य प्रदेश में संचार सेवा का प्रारंभ हुआ तो किस रूप में हुआ, है ना, किस रूप में उसका जो प्रारंभ किया गया, उसको स्थापित किया गया, तो किसके रूप में किया गया, डाक तार परिमंडल के रूप में। तो आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में संचार सेवा का प्रारंभ किस रूप में किया गया था, तो क्या कहोगे, डाक तार परिमंडल के रूप में इसका संचार सेवा है उसका प्रारंभ किया गया था। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है, संचार सेवा का मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में है। हमारे मध्य प्रदेश में संचार सेवा का मुख्यालय कहाँ पर हो गया है, भोपाल में। कहाँ हो गया है, भोपाल में। फिर वर्ष 2018 में विदिशा में डाकघर पोस्टमार्टम पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किए गए। क्या कहा गया कि 2018 में विदिशा जिले में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना की गई थी। तो 1 अप्रैल 1962 को तो जो संचार सेवाएं प्रारंभ की गई थी, जो किसके रूप में की गई थी, तो डाक तार परिमंडल के रूप में की गई थी। और 2018 में विदिशा में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना की गई थी। इतना समझ में आप लोगों को संचार समझ में आ गया। हमारे यहाँ पर संचार सेवा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1962 को। किसके रूप में की गई थी, तो डाक तार परिमंडल के रूप में की गई थी। और 2018 में विदिशा में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापित किया गया था। चलो अब ये बताती हूँ, मैंने आपको कहा कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे पहले जब संचार सेवा प्रारंभ किया गया था वो किसके रूप में किया गया था, तो डाक तार परिमंडल के रूप में। डाक तार परिमंडल के रूप में क्या किया था, संचार सेवा को प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल 1962 को। तो यहाँ कहा गया मध्य प्रदेश में डाक तार परिमंडल की स्थापना 1962 में कब की गई थी, 1 अप्रैल 1962 को की गई थी, जो कि मैंने कहा था आप लोगों को डाक तार परिमंडल के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसका प्रारंभिक रूप जो मुख्यालय हुआ करता था वो कहाँ पर था, नागपुर में। मैंने आप लोगों को बताया कि डाक तार परिमंडल का जो मुख्यालय है वर्तमान में कहाँ पर है, भोपाल में। परंतु इसकी जब स्थापना की गई थी 1962 में, उस समय इसका मुख्यालय कहाँ पर था, तो उस समय इसका मुख्यालय था नागपुर। कहाँ पर था, नागपुर में था।
तो जब प्रारंभ में इसको स्थापित किया गया था उस समय इसका मुख्यालय नागपुर हुआ करता था, परंतु 1965 से 1900 देखो मैं आपको यहाँ बताती हूँ, इसको प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल 1962 को 1 अप्रैल 1962 को डाक तार परिमंडल की स्थापना की गई थी। उस समय इसका जो मुख्यालय था उस समय इसका मुख्यालय था कहाँ पर था? नागपुर में था। परंतु 1965 में क्या हुआ? फिर 1965 में इसका जो नागपुर मुख्यालय था उसको कहाँ पर लाया गया? भोपाल में लाया गया। 1965 में कहाँ पर इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया? भोपाल में कर दिया गया, है ना। तो वर्तमान में राज्य के सभी जिले, सभी तहसील, सभी ग्रामीण क्षेत्र को डाक तार परिमंडल से जोड़कर पिन कोड आवंटित किए जा चुके हैं और सुविधा प्रदान कर रहा है। क्या हुआ? जब इसकी स्थापना की गई थी इसको डाक तार परिमंडल के रूप में स्थापित किया गया था और अभी वर्तमान में ये जिले, तहसील या फिर ग्रामीण क्षेत्र उनको सुविधा प्रदान कर रहा है। किस रूप में? तो डाक तार परिमंडल के रूप में ये क्या कर रहा है? उनको सुविधा तो प्रदान कर रहा है और साथ साथ में सुविधा प्रदान करने के लिए उन्हें पिन कोड भी आवंटित किए जा रहे हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? डाक तार परिमंडल संचार समझ में आ रहा ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं दूरदर्शन में। देख लेते हैं आपको कितनी स्लाइड बची है ना। चलो अब पढ़ते हैं दूरदर्शन। आप जब छोटे थे तब आपने देखा होगा टीवी पे दूरदर्शन चैनल आता था। डीडी चैनल उसको बोलते हैं, दूरदर्शन चैनल को डीडी चैनल बोलते हैं। तो क्या हुआ था? जब इसको स्थापित किया गया था, जब दूरदर्शन जो संचार सेवाएं प्रारंभ की गई थी उस समय हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों साथ थे। मतलब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था, ये दोनों क्या थे? साथ में थे। तो क्या हुआ कि अविभाजित मध्य प्रदेश मतलब एमपी और सीजी छत्तीसगढ़ ये दोनों क्या थे? साथ में थे। उस समय की बात चल रही है। तो अविभाजित मध्य प्रदेश के अंतर्गत 1972 में क्या है? अविभाजित मध्य प्रदेश के समय 1972 में रायपुर जिले में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हमारे दोनों अलग नहीं हुए थे उस समय 1972 में दूरदर्शन की स्थापना की गई थी। वो कहाँ पर की गई थी? तो यह है छत्तीसगढ़ का जिला। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का जिला है रायपुर, वहाँ पर दूरदर्शन की स्थापना की गई थी, दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी। इसके विस्तार को ध्यान में रखते हुए 1982 में भोपाल और इंदौर में इसके प्रसारण की शुरुआत की गई। फिर क्या हुआ? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुए थे, उस समय भी अलग नहीं हुए थे, परंतु ये क्या करा इन्होंने? रायपुर जिले में क्या कर दिया? दूरदर्शन की सेवाएं प्रारंभ कर दी। तो इसका विस्तार अच्छा होने लग गया, अधिक उसका विस्तार होने लग गया, लोग उन सब देखने लग गए, जानने लग गए संचार सेवाओं को, है ना। तो इन्होंने क्या किया? बहुत अधिक विस्तार हो रहा था उसका, तो उसको क्या करा उन्होंने कि 1982 में और कुछ केंद्र खोल देते करके इन्होंने सोचा। तो क्या कर दिया? 1982 में भोपाल और इंदौर में क्या कर दिया? इसके प्रसारण की सेवाएं प्रारंभ कर दी। तो 72 में तो रायपुर जिले में इसकी स्थापना कर दी गई थी, परंतु रायपुर जिले में जो दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी तो उस समय उसका अच्छा विस्तार हो रहा था, है ना, उससे उनको लाभ प्राप्त हो रहा था। तो उन्होंने क्या सोचा कि 1982 में इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भोपाल और इंदौर में भी कुछ केंद्र खोल दे। तो इन्होंने भोपाल और इंदौर में इसके प्रसारण की शुरुआत कर दी गई थी। फिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1994 में डीडी मध्य प्रदेश चैनल की शुरुआत की गई। फिर देखो पहले तो इन्होंने दूरदर्शन सिर्फ सेवाएं प्रदान कर रहा था, फिर बाद में उन्होंने क्या किया? 1994 में इन्होंने कर दिया डीडी मध्य प्रदेश चैनल की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से राज्य में कृषि सुधार और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। जब आपने देखा होगा, यदि आपने दूरदर्शन चैनल देखा होगा तो उस पर सबसे ज़्यादा कृषि के बारे में बताते हैं कि कृषि का विस्तार किस प्रकार से करें, हमें क्या है जैविक पदार्थ हो गया, जैविक खाद हो गया, उसका हम कौन से खाद का ज़्यादा उपयोग करें, किस प्रकार से हम उगाएं कृषि तो हमारे कृषि का विकास हो गया, फसल होगा, किस प्रकार से हम उगाएं उसको बोए, उस प्रकार की जानकारी दी जाती थी। साथ ही साथ सांस्कृतिक एकता के बारे में बताया जाता था, जैसे नृत्य बताए जाते थे, भरतनाट्यम बताए जाते थे, है ना, ये सभी इस प्रकार के नृत्य नाट्य जो बताए जाते थे। तो क्या है डीडी मध्य प्रदेश चैनल की शुरुआत कब की गई? तो 1994 में की गई थी
और उसमें कृषि सुधार और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए जो भी एड उसमें दिए जाते, जो भी कार्यक्रम होते तो वो उस पर दर्शाया जाता था, मतलब बताया जाता था। तो क्या कर रहे थे वो, इसी प्रकार से क्या कर संचार तो कर रहे थे ना, वो अपन टीवी में देखते हो संचार ही कर रहे। तो क्या मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाला टीवी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में प्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाला टीवी कहाँ पर है? टीवी है कस्तूरबा ग्राम कहाँ पर है? इंदौर में है। तो क्या हो गया, मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाला टीवी कस्तूरबा ग्राम इंदौर में लगाया गया। तो सबसे पहले सौर ऊर्जा से संचालित टीवी कहाँ पर लगाया गया? तो इंदौर में लगाया, पर इंदौर में कहाँ पर लगाया? तो कस्तूरबा ग्राम में लगाया गया था। मध्य प्रदेश का प्रथम टेलीविजन स्टूडियो भोपाल में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का प्रथम टेलीविजन स्टूडियो कहाँ पर है? ये भोपाल में है। तो आप लोगों को दूरदर्शन के बारे में पता चल गया। ठीक है, आगे बढ़ते अपन। तो अब क्या करते हैं अपन, ये आकाशवाणी केंद्र एक वीडियो और इसका बना देते हैं, है ना। तो क्या है, आकाशवाणी केंद्र हम कल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना है। और आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया कि नहीं, ठीक है, मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।